गुड मॉर्निंग ऑल। तो हम लोगों ने कल एक बेसिक देखा था कि सीआई को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कोऑर्डिनेटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसमें राउटिंग परफॉर्म होती है कि कौन सा मतलब कंट्रोल अपना कहाँ कहाँ से राउट होके अपना फंक्शन या पेज को शो करता है। ठीक ना। उसको एक बार और देख लेते हैं क्योंकि लगभग सब लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था कोऑर्डिनेटर के बारे में, है ना। तो अपन शुरू से फिर स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेटर की वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल में आप कोऑर्डिनेटर सर्च कर लीजिए, है ना। तो इसमें क्या है, इसका डाउनलोड सेक्शन में आप डायरेक्ट भी जा सकते हो और इसमें भी आप जाओगे तो टॉप नेविगेशन बार में आपको डाउनलोड की बटन मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अभी क्या है, हम कोऑर्डिनेटर 3 को डाउनलोड करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन कोऑर्डिनेटर 4 को भी सीखेंगे। ठीक है। अपने को जिप डाउनलोड हो जाएगी। जिप को क्या करिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जिप को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन, हालांकि पहले से एक्सट्रैक्ट किया हुआ रखा था मेरे पास। फिर भी देख लीजिए, डॉक्यूमेंट में मैं गया, ये मेरे पास पहले से एक्सट्रैक्ट रखा हुआ था। तो एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एक और फोल्डर आता है, इसके अंदर एक और फोल्डर आएगा, इसके अंदर अपने को सीआई के सारे फोल्डर रखे हुए होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, उस फोल्डर को रीनेम करेंगे। तो कल मैंने CI_learn नाम से बनाया था, आज इसको फिर से बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, उस फोल्डर को पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। पूरी प्रोसेस बता देता हूं मैं। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए आप लोग, या फिर जो भी है आप कर सकते हो, है ना। फिर ये क्या करेगा, आपको ये फोल्डर देगा, है ना, एक फोल्डर देगा। इसको आप रिनेम कर लीजिए जिस भी नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ प्रोजेक्ट लर्न किसी भी नाम से बना सकते हो, है ना। स्मॉल कैपिटल कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये करिएगा कि स्मॉल में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने को कैपिटल स्पेशली देना पड़ेगा अगर आप कैपिटल देते हो, हाँ। फिर सी ड्राइव में अपने जहां जैम्प के अंदर htdocs में आप क्या करिए, प्रोजेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, वो वाले फोल्डर को। ये देखिए, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर लर्न नाम का फोल्डर हमारा क्या है, यहाँ पर पेस्ट हो गया है। इसको अब हम क्या करेंगे, अपने कोड में भी खोल लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड में भी, और इसको अपन ब्राउजर में भी खोलेंगे। तो ब्राउजर में खोलने के लिए क्या लिखेंगे अपन, लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट, जो भी फोल्डर का अपना नाम था। बहुत सिंपल है इसको मतलब सेटअप करना अपने सिस्टम। सिर्फ अपने को डाउनलोड करना है और उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके अपने को रन करना है। तो जैसे ही आप उस फोल्डर को एक्सेस करोगे ना, तो यहाँ पर वेलकम टू कोऑर्डिनेटर ये वाला पेज अपना ओपन हो जाएगा। अगर ये पेज ओपन हो रहा है, इसका मतलब कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है आपके सिस्टम में कोऑर्डिनेटर। आप इसका यूज कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो कोड में हम क्या करेंगे, इसको इसी फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन फोल्डर गए, यहाँ प्रोजेक्ट लर्न, और इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है ना। ये ओपन करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह का आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। इसमें 3 फोल्डर होंगे और बाकी कुछ फाइलें होंगी। ठीक, तो तीनों फोल्डर के बारे में बारी बारी से अपन समझते हैं। और एक जो मेन फाइल है अपनी index.php। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप किसी फोल्डर को रन करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका इंडेक्स पेज रन होता है। तो यहाँ index.php फाइल एक्चुअल में क्या हो रही है, रन हो रही है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं index.php फाइल को। देखिए, index.php फाइल को हम यहाँ कर रहे हैं, तो यही पेज अपना खुल रहा है। index.php फाइल में कुछ नहीं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा अपना कंट्रोलर का पेज है, कौन सा मॉडल का पेज है, कौन सा व्यू का पेज। ठीक ना। तो ये जो कोऑर्डिनेटर है वो मेनली वर्क करता है MVC पैटर्न में। MVC, इसको नोटपैड में मैं खोल लेता हूँ। एम MVC पैटर्न में ये वर्क करता है। इसमें M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू, और C का मतलब होता है कंट्रोलर, है ना। इस ये क्या करता है, अपने प्रोजेक्ट को 3 लेयर में डिवाइड कर देता है, और तीनों लेयर जो होती हैं अपना इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करती हैं। जो मॉडल का रिलेशन होता है वो डायरेक्ट डेटाबेस से होता है। मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन करना हो या फिर लॉजिक लिखना हो या कुछ भी लिखना हो, ये हम कहाँ लिखेंगे, मॉडल में लिखेंगे। कि कौन सा रिकॉर्ड अपने को इंसर्ट करना है, कौन सा अपडेट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा डिलीट करना है। तो ये सारी चीजें अपन मॉडल में लिखेंगे। व्यू में क्या करेंगे अपन, जो यूजर को दिखता है पेज, मतलब जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, मींस आपका HTML CSS
जावा स्क्रिप्ट, ये कहाँ लिखेंगे अपन, व्यू में लिखेंगे। और कंट्रोलर में अपन क्या लिखेंगे, बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। बिजनेस लॉजिक का मतलब होता है कि जो भी अपना लॉजिक है, मतलब किस यूजर को कितना रिकॉर्ड अपने को दिखाना है, सारे इफ एल्स कंडीशन हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गया, जितने भी अपने व्हाइल लूप है, वो सब अपन क्या करेंगे, बिजनेस कंट्रोलर में लिखेंगे, है ना। मतलब पूरा डेटा अरेंज कहां पर करेंगे, जो भी अपने को व्यू में दिखाना है वो कहां करेंगे, कंट्रोलर में करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर वर्क करता है कि हमने जैसे मान लीजिए कोई व्यू है अपना पेज, व्यू मतलब कि अपना जो कोई फ्रंट एंड है, मान लीजिए ये वाला अपना फ्रंट एंड हुआ, है ना, ये वाला हुआ अपना बिजनेस लॉजिक, और ये वाला हुआ अपना मॉडल, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं इसमें, ये अपना हुआ व्यू, ये हुआ कंट्रोलर, और ये हुआ अपना मॉडल। तो क्या होगा, अगर हम किसी रिकॉर्ड के लिए, मतलब या तो हम कोई डेटा को सेव कराएंगे डेटाबेस में, और कहाँ जाके वो सेव होगा, मॉडल में जाके सेव होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म कहाँ बना रहेगा अपना, व्यू पेज में फॉर्म बना रहेगा। कोई भी अगर फॉर्म बना रहता है, अपने को यूजर नेम, है ना, पासवर्ड और ये सब जो अपना फॉर्म बना रहेगा, ये कहाँ बना रहेगा, व्यू में बना रहेगा। और व्यू क्या करेगा, कंट्रोलर को भेजेगा कि ये डेटा है मेरा, इसको सेव कराओ। तो कंट्रोलर को पता है कि कौन से टेबल में अपने को डेटा सेव कराना है, ठीक है ना, क्या क्या डेटा सेव कराना है। यहाँ वैलिडेशन जो होते हैं कि सारे रिक्वायर्ड फील्ड होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना, किस फील्ड में ईमेल का डेटा ईमेल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पासवर्ड का डेटा पासवर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है डिक्रिप्ट करना है, ये सब काम किसका रहेगा, अपना कंट्रोलर का। तो ये क्या करेगा, अपना सारा लॉजिक जो होगा ये क्या करेगा, यहां पर लिखेगा। जितने भी प्रकार के यहाँ पर लॉजिक होंगे, इफ बट जो भी आपको लगाना है, ये क्या करेगा, यहाँ पर लिखेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेगा, जब वो डेटा पूरा अच्छे से अरेंज कर लेगा, उसके बाद वो मॉडल को देगा कि इस वाले टेबल में ये डेटा तुम क्या करो, सेव करा दो। और मॉडल क्या करेगा, सेव कराने के बाद अपने को रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा कि हाँ मैंने सेव करा दिया है। तो वो क्या करेगा, कंट्रोलर के पास फिर से जाएगा, कंट्रोलर के पास फिर से जाएगा और कंट्रोलर को बोलेगा कि हाँ मैंने डेटा सेव करा दिया है। और कंट्रोलर किसको बताएगा, व्यू में बताएगा। व्यू एक या तो नया लोड कराएगा या फिर उसी पेज में वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा और यूजर को बताएगा कि तुम्हारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। सेम कंडीशन में अपने को क्या करना है, सेम जैसे मान लीजिए कि कोई रिकॉर्ड अपने को टेबल में यहाँ पर शो करना है, व्यू में अपने को कोई भी टेबल में रिकॉर्ड शो करना है, तो हम क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे अपने को। अगर रिकॉर्ड कोई भी सेव करना है, यहाँ पर अपने को लाइन में दिखाना है, सारे रिकॉर्ड अपने को सेव करना है माने दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कंट्रोलर से कि अपने को सारे यूजर का या स्टूडेंट का या फिर सारे स्टोर प्रोडक्ट जो भी अपने को डेटा चाहिए वो लेके आओ। तो सिर्फ कंट्रोलर को पता है कि किस टेबल में से अपने को डेटा लेके आना है। तो पर्टिकुलर उसी मॉडल को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि ये वाला रिकॉर्ड यूजर ने डिमांड की है, तो सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड मॉडल अपने को जनरेट करके और फिर कंट्रोलर को देगा। फिर क्या करेगा, कंट्रोलर को देगा और कंट्रोलर हमको क्या करेगा, उस व्यू में डेटा को शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, 3 लेयर में अपना जो प्रोजेक्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे थे, जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था उसको अगर मैं खोल के दिखाऊं, तो हमारा जो शॉपिंग वाला प्रोजेक्ट था, है ना, ये शॉपिंग वाला प्रोजेक्ट था। तो इसी में हम क्या कर रहे थे, सेम पेज में ही बहुत सारी चीजें लिख दे रहे थे। जैसे मान लो अपन क्या है, ऑर्डर लिस्ट में गए, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या है कि यहीं पर हम क्वेरी लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहीं पर हम कनेक्शन बना रहे हैं, हेडर फुटर भी हम क्या कर रहे हैं, इसी पेज में इंक्लूड कर रहे हैं। देखो इसी पेज में अपन हेडर भी इंक्लूड कर रहे हैं, यहीं पर फुटर भी इंक्लूड कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्शन भी यहीं गेट कर रहे हैं, एसक्यूएल भी यही लिख रहे हैं, और क्या है, अपने को डेटाबेस भी क्या है यहीं पर लिख रहे हैं। मतलब सारा जो लॉजिक है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, ये भी यहीं पर लिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मान लो किसी टेबल में कोई रो कम हो गई है या कोई रो अपनी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए अपने को क्या है, हर फाइल में जाके चेक करना पड़ेगा कि इस वाली टेबल का डेटा ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिला के मान लो उसने फुल नेम बना दिया, तो अपने को क्या है कि हर फाइल में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये ना
करके हम क्या कर सकते हैं कि ये जो क्वेरी वाला पार्ट है इसको किस में लिखेंगे, अपन मॉडल में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे अपन, क्वेरी वाला पार्ट मॉडल में लिखेंगे इसमें, है ना। और जो अपना बिजनेस लॉजिक है कि अपने को इफ एल्स कंडीशन, जैसे बहुत सारी जगह मैंने क्या किया है, जैसे एडमिन में गए अपन, डैशबोर्ड वाला जो इसका इंडेक्स पेज था, तो इसमें देखो अपन कितनी क्वेरी लिखे, ये वाला क्वेरी लिखे हैं अपन, क्या है कि सारे रिसेंट ऑर्डर यूजर के लेके आना है अपने को, ठीक है ना। फिर यहाँ रिसेंट यूजर है, फिर रिसेंट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। टोटल ऑर्डर लेके आना है, टोटल अमाउंट लेके आना है, तो सारी चीजें अपन ने क्या है यहीं पर लिखा है। फिर व्हाइल लूप से अपन ने क्या किया है, टोटल ऑर्डर निकाला है ना। पहले इनिशियली अपन ने 0 रखा है, फिर टोटल ऑर्डर को इनिशियलाइज किया है, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया है, उसको यहाँ शो कराया है। तो ये अपना जो लॉजिक है वो भी उसी पेज में लिखा है, क्वेरी भी इसी पेज में लिखी है ना। तो ये क्या होता है, थोड़ा हौच पौच हो जाता है। तो अपना जो लॉजिक वाला पार्ट है वो कहाँ लिखेंगे, अपन कंट्रोलर में लिखेंगे। और व्यू में क्या है, सिर्फ अपन अपना HTML लिखेंगे और जो डेटा अपने को शो कराना है वो लिखेंगे, है ना। बाकी सारी चीजें अपन क्या करेंगे, कंट्रोलर से लेंगे। और कंट्रोलर किससे, जब भी रिक्वायर्ड होगा डेटा तो वो क्या करेगा, डेटाबेस से अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो क्या लेगा, मॉडल से लेगा। तो ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, MVC पैटर्न में करेंगे, है ना। और जो अपना कोऑर्डिनेटर है वो एक्चुअली क्या है, इसी पैटर्न में वर्क करता है, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर के उसमें वर्क करता है। तो इसके पास सेपरेट अपने फोल्डर होते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर को के, वो हम देखेंगे। पर पहले अपन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है अपने को दिख रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अपने को एक एप्लीकेशन फोल्डर मिलेगा जिसमें कि हम अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है ना। सेकंड चीज है सिस्टम फोल्डर। सिस्टम फोल्डर में क्या क्या रहता है, इस फ्रेमवर्क की कुछ कोर फाइलें रहती हैं, मतलब जो बेसिक फाइलें हैं जो इस फ्रेमवर्क को रन कराने के लिए रिक्वायर्ड रहती हैं वो सिस्टम के अंदर रखी रहती है। तो इस फोल्डर में अपन कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और थर्ड अपने को फोल्डर मिलता है यूजर गाइड का, तो चाहो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, है ना। यूजर गाइड में क्या रहता है, सिर्फ आपको देखो प्रोजेक्ट, यहां लिखोगे user_GUI उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए। तो ये क्या करता है कि पूरा अपने को डॉक्यूमेंटेशन देता है कि इस फ्रेमवर्क को रन करने के लिए अपने को डॉक्यूमेंट, मतलब कैसे रन करेंगे, कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी क्लास होती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। देखो यहाँ मॉडल है, व्यू है, कंट्रोलर है, ये सारी चीजें क्या है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये सारे टॉपिक तो आप क्या कर सकते हो, यूजर गाइड आप ऑफलाइन भी डाउनलोड हो जाती है आपकी इसी फोल्डर के साथ, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको सर्वर में अपलोड करना है तो चाहते हो कि ये वाली फाइल कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे। सिंपली डिलीट करना है, डिलीट बटन दबाए और ये फोल्डर डिलीट हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसी तरह अभी भी रन होगा, है ना। उस फोल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम को अपने को छेड़खानी नहीं करनी है। और अगली जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है index.php, तो ये अपने को जरूरी है। और ये इसका पाथ अपन क्या है, रूट में ही रखेंगे, जिससे क्या है कि अपना जो प्रोजेक्ट पहले लोड हो तो वो क्या कहां पर जाए, index.php फाइल में जाए, ठीक है ना। तो यहाँ index.php आप लिखो या ना लिखो अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, ये कैसे रन करता है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या करता है, index.php के बाद तो एप्लीकेशन के कॉन्फ़िग फोल्डर में, कॉन्फ़िग के अंदर जितनी भी फाइलें रहती हैं उन सबको लोड कराता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। जैसे अगर आप डेटाबेस का यूज कर रहे हो तो इसमें क्या है, एक database.php फाइल बनी है तो ये डेटाबेस को लोड कराएगा। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीजें रहती हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, वो अभी मैं बताऊंगा क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। फिर एक ऑटो लोड फाइल रहती है जो पैकेजेस को ऑटोमेटिक लोड कराती है जब भी अपने को लोड कराना हुआ, ठीक है ना। इसमें कुछ कैसे की फाइल है, जैसे ये मेमोरी कैसे डॉट पीएचपी फाइल है, तो ये क्या है, अपने कैसे को मैनेज करती है। तो एक एक करके इसको जल्दी से अपन कवर कर लेते हैं कि कैसे क्या होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फाइल होती है इंडेक्स के बाद config.php फाइल। ये config.php फाइल में क्या है कि अपने को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। जैसे अपने प्रोजेक्ट का बेस यूआरएल क्या होता है, आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ देखो लिखा है, इफ यू नीड टू अलाउ मल्टीपल डोमेन रिमेंबर दैट दिस फाइल इज स्टिल ए पीएचपी स्क्रिप्ट एंड यू कैन इजिली डू दैट ऑन योर ओन। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपने डोमेन का एड्रेस देना है, लेकिन अपन जब लोकल में चला रहे हैं तो अपना डोमेन क्या रहता है, यहाँ पर रहता है ऐसा http:// लोकल होस्ट और फिर ये अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो ये बेस यूआरएल
यूआरएल अपना क्या है, लोकल सिस्टम में रहता है। जब अपन सर्वर में अपलोड करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डोमेन का नाम लिखेंगे, माने http://example.com, या फिर जो भी अपना आपका डोमेन है, जैसे अपना डोमेन है solutionpoint.co.in, ये अपना डोमेन है, या फिर सब डोमेन आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, learn.solutionpoint.co.in। तो ये क्या होगा, इस तरह का अपन डोमेन यहाँ पर दे सकते हैं। और अभी क्या है, अब जब हम सीख रहे हैं अपने लोकल सिस्टम में, तो इस केस में अपना डोमेन क्या होगा, बेस यूआरएल क्या होगा, लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, तो फिर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर लर्न, ठीक है ना, ये अपना फोल्डर का नाम। सिर्फ अपने को इतना लिखना रहता है। बाकी देखो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहती है कि अपने को index.php पहले लोड करानी है कि नहीं करानी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको रिमूव करना हो कि हमको यहाँ index.php ना लिखना पड़े, तो उसके लिए अपन कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बाद में। अभी के लिए तो क्या है, सीख रहे हैं अपन, तो अभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ देखो डिफॉल्ट लैंग्वेज अपने को क्या लोड करानी है, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट भी आप कोडिग्नेटर में बना सकते हो, वो भी अपन धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। कुछ इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनको अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी इसको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि index.php के बाद जो फाइल सबसे पहले लोड होती है वो कौन सी होती है, config.php। config.php के बाद जो फाइल लोड होती है वो क्या होती है, autoload.php, ठीक है ना। फर्स्ट फाइल ऑटो लोड है और दूसरी क्या है, कॉन्फ़िग। तो पहले कॉन्फ़िग लोड होती है, उसके बाद ऑटो लोड होती है। अब ये क्या है कि आप बोलोगे कि ये पहले क्यों है, तो एक्चुअली क्या है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, यहाँ पर अरेंज है, ए वाली पहले है, फिर बी वाली, यू वाली सबसे लास्ट में, है ना। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह से अपना दिख रहा है। मैं बता रहा हूं आपको कि config.php फाइल पहले लोड होती है, फिर उसके बाद ऑटो लोड फाइल में क्या होता है कि कुछ चीजें अपन जब प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो अपने को यहाँ पर लोड कराने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल सके। और जैसे जैसे अपन क्या है प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो अपने को कुछ चीजें यहाँ पर लोड करानी पड़ेंगी। जैसे अपने को मॉडल लोड कराने पड़ेंगे कि किस डेटाबेस से अपने को डेटा लेके आना है, तो अपने को क्या है मॉडल लोड कराने पड़ेंगे, है ना, मॉडल लोड कराने पड़ेंगे। कुछ लाइब्रेरी होंगी जो उसको भी अपन क्या करेंगे प्रोजेक्ट में लोड कराएंगे, तो उसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। कैसे करेंगे वो भी हम देख लेंगे। लेकिन अभी के केस में क्या होता है कि एक जो हेल्पर है वो अपने को लोड कराने की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करिएगा, यूआरएल हेल्पर, यूआरएल हेल्पर में जाइएगा, एरे के अंदर एक आप क्या करिएगा स्ट्रिंग दीजिएगा, या तो आप सिंगल कोट में दे दीजिए या डबल कोट में, जो भी आपको जरूर मतलब सही समझ में आए। यूआरएल इसको क्या है आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर कोई दूसरा भी लोड कराना है तो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर दूसरा लोड करा देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ कि यूआरएल फाइल जो भी अपने को हेल्पर की जरूरत पड़ेगी वो अपन क्या है यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी के केस में सिर्फ मैं यूआरएल लोड करा देता हूं। आप भी क्या करिएगा कि जब प्रोजेक्ट सेटअप करिएगा तो दो चीजें आपको जरूरी है देना। पहला तो बेस यूआरएल, तो बेस यूआरएल दे दीजिएगा, कैसे देना मैंने आपको बताया है। और ऑटो लोड में अपने को क्या करना है, हेल्पर में जाइएगा जहां पर ऑटो लोड और इस तरह का हेल्पर लिखा होगा वहां पर जाइएगा और वहां पर यूआरएल लोड करा दीजिएगा। अब ये कहां जरूरत पड़ेगी अपन देख लेंगे कैसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अभी मान लीजिए मैं लोड नहीं कराता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसके बाद बहुत सारी फाइलें रहती हैं जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोड होती हैं। जैसे एक है कांस्टेंट फाइल, यहाँ क्या है कि आप कुछ कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट में क्या होगी, शो होगी। मतलब यहाँ पर कोई आप वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए, वो वेरिएबल चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वो क्या है पूरे अपने प्रोजेक्ट में क्या है अवेलेबल होगी। तो ये क्या कर सकते हो आप यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। जब आप क्या करेंगे अपन रन करेंगे और जरूरत होगी कोई भी कांस्टेंट डिफाइन करने की, तो हम क्या करेंगे उसको डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट वाला पार्ट अपन ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। पूरा नेचर क्या होता है, सेम होता है कि आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो एक बार, और उसमें कोई भी वैल्यू क्या है आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो कांस्टेंट इस तरह से वर्क करता है। फिर डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं डेटाबेस डॉट पीएचपी फाइल में होती है। इसमें क्या होता है डेटाबेस डॉट पीएचपी फाइल में कि आपको डेटाबेस की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ देना पड़ता है। जैसे डीएनएस हुआ, डीएसएन हुआ, ये डीएसएन लिखा है, डीएनएस होता है एक्चुअली में। तो
ये क्या होता है कि अपने को देना पड़ता है जब भी क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड है। मींस कि आपका डेटाबेस किसी और सर्वर में रखा हुआ है, आपकी जो प्रोजेक्ट फाइलें हैं वो किसी और सर्वर में रखी हुई हैं, तो अपने को क्या है, डीएसएन भी देना पड़ता है, डीएसएन ये वाला भी देना पड़ता है। ये क्या करता है, दूसरे सर्वर को अपना कनेक्ट करेगा, फिर उसका क्या करेगा, होस्ट नेम देना पड़ेगा अपने को, यूजर नेम देना पड़ेगा, SAN डोमेन सर्वर नेम है, SAN डोमेन सर्वर नेम है, समझा नहीं दीपचंद? SAN क्या है ये नहीं समझ में आया, यहाँ DSN लिखा है ना? हाँ हाँ, यही कल पूछ रहे थे, ग्रुप में भी यही पूछ रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा रिमोटली हमको कनेक्ट करना पड़ता है डेटाबेस को, है ना, तो ये क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी अपने को करने पड़ते हैं, है ना, रियल कंडीशन में, कि सर्वर अपना जो डोमेन होता है वो कहीं और रखा हुआ होता है। मींस मान लीजिए आपके पास दो सिस्टम है, तो एक सिस्टम में आप डेटाबेस रख दीजिए और एक सिस्टम में आप क्या है, अपना प्रोजेक्ट माने htdocs वाला फोल्डर रखा हुआ। फिर आपको दूसरे कनेक्शन, दूसरे कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करना है और वो दूसरे डोमेन में है, तो अपने को क्या है कि उस डोमेन को देना पड़ेगा। फिर वहां उसका होस्ट नेम कुछ अलग हो सकता है, यूजर नेम अलग हो सकता है, पासवर्ड अपने को अलग हो सकता है, डेटाबेस अलग हो सकता है। तो ये सारी चीजें अपने को क्या है, देनी पड़ती है। लेकिन अभी के केस में चूंकि आपका प्रोजेक्ट और आपका डेटाबेस सेम लोकल होस्ट एनवायरनमेंट में रखा है, देखो लोकल होस्ट में ही आपका क्या है, PHP माई एडमिन भी रखा है, तो हम क्या करेंगे, सेम उसमें है, होस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे डीएसएन में, और होस्ट में लोकल होस्ट लिखेंगे क्योंकि अपना लोकल होस्ट का एनवायरनमेंट है, ठीक ना। यहाँ यूजर नेम आप लिख सकते हो, तो अभी मेरा यूजर नेम और पासवर्ड रूट है, और डेटाबेस का नाम जो भी आप डेटाबेस बनाओगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसको अपने को यहाँ नाम देना पड़ता है ना। तो जो भी आप डेटाबेस यहाँ बनाना चाहो, अभी के लिए क्या है, इसको छोड़ देते हैं, जब भी आप डेटाबेस का काम करेंगे तब अपन क्या करेंगे, इसको यूज करें, ठीक। अभी समझ लेते हैं। फिर डॉक टाइप में कितने तरह के डॉक टाइप ये सपोर्ट करता है। जैसे अपन क्या है कि कोई HTML फाइल बनाते हैं, तो ऊपर लिखते हैं ना डॉक टाइप HTML, है ना, तो कौन कौन से टाइप ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, यहाँ पर कुछ उसकी लिस्टिंग है। अगर कभी क्या है जरूरत पड़ती है या फिर कोई नया डॉक टाइप ऐड होता है, तो उसकी एंट्री अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये भी अपन रेयर मिलेगा अपने को, मैंने तो आज तक नहीं किया है और ना ही कभी रिक्वायरमेंट पड़ी है। फिर है फॉरेन कैरेक्टर, कुछ लेटिन भाषा के कैरेक्टर हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट में यूज हो सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने को टेक्स्ट हेल्पर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाले कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, अपन यूज कर सकते हैं। तो इनके लिए पर्टिकुलर की बनी होगी, जब उस की को अपन यूज करेंगे तो इनके फॉरेन कैरेक्टर अपन क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में या भी व्यू में अपने को दिखाना है तो अपन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। फिर है हुक्स, है हुक्स के बारे में अपन क्या है डिटेल में पढ़ेंगे जब हुक वाला चैप्टर अपना आएगा, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, बिना किसी मतलब हुक क्या करता है कि ये बिना किसी क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस के, किसी भी कंट्रोलर या उसके फंक्शन को कॉल करने के पहले या कॉल करने के बाद क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो। इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको पढ़नी है तो इस यूआरएल में जाके आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी कोडिग्नेटर वालों ने शायद ये वाली यूआरएल भी डिसेबल करके रखी है, तो ये यहाँ दिखता नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या है इसके बारे में आपको बता दूंगा कि ये कैसे क्या काम करता है। मतलब एक्चुअली क्या है कि एडवांस चैप्टर है, जब अपन हुक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। फिर ये कैसे से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है कि अपना सर्वर कितना कैसे स्टोर करके रखेगा, किस होस्ट में रखेगा, ठीक है ना, किस पोर्ट में रखेगा, ये क्या है अपना यहाँ पर डिफाइन होता, ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो इस यूआरएल में अपना दिया हुआ है, पर शायद ही ये भी अवेलेबल हो ना। क्या है कि ये रिमूव करते रहते हैं आगे पीछे, ये इसका तो दिया हुआ है ना। तो कैसे अपन कैसे सर्विस को यूज करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे और कैसे रिमूव करेंगे, ये अपने को यहाँ पर दिया हुआ रहता है। फिर माइग्रेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो जब अपन इसको यूज करेंगे तो देख लेंगे। माइग्रेशन एक्चुअली यूज क्या होता है, अपन अपनी फाइलों से, मतलब कोई भी फाइल बनाते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, अपन डेटाबेस की क्रेडिट जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं माइग्रेशन से, ठीक है ना। तो हालांकि इसका ज्यादा यूज अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन अगर इसको पढ़ेंगे तो माइग्रेशन भी अपन देख लेंगे,
ठीक है ना। माइम्स में कौन कौन सी फाइलें अपनी सपोर्ट करेंगी अपलोड डाउनलोड में, वो है। तो जितनी अभी अपनी फाइलें हैं उतनी यहाँ दिखा रहा है कि 3 GP फाइलें हैं वीडियो की, और MP4 फाइलें हैं। तो जितने भी अभी क्या है कि सपोर्टेड है या अवेलेबल है उनकी सारी लिस्ट है। अगर कभी एरर आती है कि ये वाली फाइल सपोर्ट नहीं कर रही है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका सपोर्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रोफाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका कोई यूज नहीं है अभी के केस में। जब यूज होगा और क्या कहते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको देख लेंगे। अगली जो जरूरत वाली फाइल है वो क्या है, रूट्स है। ठीक ना। रूट में क्या होता है कि डिफॉल्ट कंट्रोलर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। कंट्रोलर क्या होता है, डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या होता है, वो क्या करते हैं अभी 2 मिनट से अपन पढ़ते हैं ये फाइल कंप्लीट करने के बाद। ठीक है ना। और राउट भी क्या होता है इसको भी अपन समझेंगे। फिर सेकंड है स्माइलीज। स्माइलीज क्या करता है कि अपने को स्माइली बना के देता है। जब अपन कोई वेबसाइट देखते हो ना तो उसमें क्या है कि अपने को स्माइली यहाँ पर दिखती है। तो स्माइली वाला जो चैप्टर है या फिर इसकी लाइब्रेरी जब अपन लोड करेंगे तो इसको यूज कर पाएंगे। फिर है यूजर एजेंट। तो ये क्या है कि बहुत सारे यूजर एजेंट की आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ से एक्सेस हो रही है ना, और किस ब्राउजर में एक्सेस हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से गेट करके आपको शो करता है। तो ये भी हम क्या करेंगे, देंगे। एक चीज अपन ने देखा होगा कि जब हमारा एक लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था तो उसमें क्या है हमने डिसेबल करके रखा था कि मोबाइल पर वो वेबसाइट नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहीं से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं और अपन उसके हिसाब से कंट्रोलर में क्या है लॉजिक लिख सकते हैं कि इसमें चलेगा इसमें नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। तो फिर हमने क्या पढ़ा कि अपना जो वो है फ्लो कहां से आता है, सबसे पहले रन होगी index.php। फिर कॉन्फिग फोल्डर में से सबसे पहले अपना क्या है कॉन्फिग फाइल रन होगी। फिर क्या होगी कॉन्फिग फोल्डर में ऑटो लोड वाली फाइल रन होगी। और बाकी जो फाइलें हैं अकॉर्डिंग टू मींस रिक्वायरमेंट रन होती है। अगर मान लो आप डेटाबेस का यूज नहीं कर रहे हो तो ये डेटाबेस फाइल क्या है अपनी यूज नहीं होगी, है ना, मतलब रन नहीं होगी। तो इस तरह से क्या है अपना बाकी जो सारी फाइलें हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चलती है। लेकिन जो 2 फाइलें हैं वो क्या होती हैं अपनी रन होती हैं बाय डिफॉल्ट। जब भी आप क्या करते हो कोई भी प्रोजेक्ट रन करते हो मतलब ये एक्सेस कर रहे हो तो उसमें क्या है अपनी कॉन्फिग फाइल या ऑटो लोड फाइल भी क्या है इंक्लूडेड रहती है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि ये जो अपना कॉन्फिग फोल्डर है ये कंप्लीट हो गया है। अगला है कंट्रोलर का फोल्डर। कंट्रोलर फोल्डर में क्या है अपने कंट्रोलर रखे रहते हैं जिसमें अपन बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। तो इसके बाद क्या रन करता है, ये कंट्रोलर रन करता है। फिर कंट्रोलर ऑटो लोड के बाद कॉन्फिग, फिर कंट्रोलर TRO लर्स के अंदर जिस नाम को आप एक्सेस करना चाहते हो उसको क्या करता है वो रन करता है। तो देखिए अभी क्या है अपना वेलकम कंट्रोलर यहाँ पर बना हुआ। कैसे पता चलेगा कि वेलकम कंट्रोलर है कि नहीं है, तो एक्चुअली क्या है सब सिस्टमैटिक है। कंट्रोलर फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें बनेंगी php.php नाम से वो क्या होंगी, सारी कंट्रोलर होंगी, है ना। और ये क्या होती है और कैसे पता चलेगा कि कंट्रोलर क्या है, कि इसी नाम से क्लास भी बनी रहेगी इस फाइल के अंदर, सेम नाम की क्लास बनी रहेगी। और वो एक्सटेंड करेगी किसको, CI_कंट्रोलर। ये किसको एक्सटेंड करेगी, CI_कंट्रोलर को। तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो वेलकम वाली फाइल है ये एक्चुअली में क्या है, कंट्रोलर है ना। तो हम एक चीज और अपन ने देखा था कि राउट वाली जो फाइल है अपनी, राउट वाली फाइल में यहाँ डिफॉल्ट कंट्रोलर अपन ने दिया हुआ। तो ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप प्रोजेक्ट रन करते हो तो कौन सा कंट्रोलर रन करता है, वेलकम कंट्रोलर। और वेलकम कंट्रोलर कहां पर है, अपने कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। ठीक है ना। अगर अपन क्या करते हैं अपना कुछ नया खुद से अपन फंक्शन बनाते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं, चलिए बना के देखते हैं। कंट्रोलर में गए, एक फाइल बनाए न्यू, इसको क्या है एडमिन नाम से बना लेते हैं, या यूजर एडमिन नाम का कंट्रोलर बनाएंगे। तो admin.php, देखो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि जब कंट्रोलर के अंदर कोई आप फाइल बनाओगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर वो हमेशा आप क्या करोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे। और उसी जिस नाम की फाइल है उसी नाम का क्या करोगे आप यहाँ पर क्लास बनाओ। कैसे, PHP का कोड ओपन करेंगे अपन, PHP का ब्लॉक यहाँ, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे उसी नाम का क्लास बनाएंगे। क्लास बनाना अपन ने पढ़ लिया था किसमें, ऊप्स वाला जो अपन चैप्टर पढ़े थे उसमें, आपको पता है कि क्लास कैसे बनाते हैं, है ना। क्लास एडमिन, और ये एक्सटेंड करेगा
CI_controller। देखो कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना, CI_controller किस तरह से लिखा है, CI और _C इतना कैपिटल लेटर में लिखा है, बाकी सब स्मॉल में लिखा है, ठीक है ना। तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्या है, अपन फंक्शन बनाएंगे जो कि अपना राउट का काम करेगा, है ना। यहाँ जो भी अपन क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, वो क्या होगा, अपने को अवेलेबल होगा यहाँ पर राउट में। तो सबसे पहला जो फंक्शन बनता है किसी भी कंट्रोलर में, वो लगभग बनता है इंडेक्स फंक्शन। तो अपन लिखेंगे पब्लिक फंक्शन। अब पब्लिक का क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। इंडेक्स फंक्शन ऐसे बनाते हैं किसी क्लास के अंदर कि पहले क्लास बनाए, उसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स। इंडेक्स फिर पैरेंथेसिस, फंक्शन तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे इको। इको मैसेज प्रिंट कराने के लिए होता है। इको दिस मैसेज इज फ्रॉम एडमिन कंट्रोलर, ठीक है ना। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पर राउट में अपना क्या दिखा था, डिफॉल्ट कंट्रोलर वेलकम लिखा है, यहाँ क्या करेंगे, एडमिन लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर अपने को कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर आप स्मॉल में लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्या है यहाँ स्मॉल में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जो यूआरएल बनते हैं अपने वो स्मॉल लेटर में ही बनते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्मॉल लेटर में भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो कौन सा कंट्रोलर लोड करेगा, एडमिन कंट्रोलर। ये देखो दिस मैसेज इज फ्रॉम एडमिन कंट्रोलर, है ना। तो अपनी अभी वेलकम कंट्रोलर न लोड करके हमने जो नया कंट्रोलर अपना खुद का बनाया है, उसका इंडेक्स फंक्शन ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है। अब मान लो अपने को वेलकम कंट्रोलर अभी मतलब अगर लोड कराना हो डिफॉल्ट तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में हमको लोड कराना हो तो कैसे लोड कराएंगे, तो यहाँ देखो index.php फाइल लोड होती है, उसके बाद लिखेंगे अपन कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर क्या नाम क्या था, वेलकम स्लैश, उसके अंदर कौन सा फंक्शन अपने को रन करना है, इंडेक्स फंक्शन। देखो वेलकम के अंदर कौन सा फंक्शन बना हुआ है, इंडेक्स फंक्शन। ये वाली लाइन आपको हटाना है, हटा दो, कमेंट लिखा हुआ था आपको समझाने के लिए। इंडेक्स फंक्शन रन होगा, ये वाली लाइन अभी इग्नोर कर दीजिए, क्या है, अभी हम क्या करेंगे, इंडेक्स फंक्शन को रन कर रहे हैं। तो वेलकम स्लैश इंडेक्स। अब इंडेक्स मैंने आपको कई बार बताया कि ऑटोमेटिक लोड हो जाता है, तो या तो आप इंडेक्स लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इंडेक्स नहीं भी लिखोगे तो भी वही पेज लोड होगा, और लिख भी दोगे तो भी वही पेज लोड होगा, INDEX। ठीक, तो अपने को कैसे यूआरएल लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर अपना, फिर index.php पहले से लोड होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट पहले कौन सी लोड होगी, index.php, फिर उसके बाद कंट्रोलर का नाम, और उसके बाद क्या लिखोगे, फंक्शन का नाम, कंट्रोलर का नाम, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम। मान लीजिए कोई और दूसरे नाम का फंक्शन, मीन्स index 1 है, index 2 है, या फिर और कुछ नाम है, जैसे पब्लिक फंक्शन, और ये इंडेक्स, इंडेक्स की जगह शो मैसेज, शो मैसेज नाम का फंक्शन है, यहाँ इको कराते हैं, दिस इज फ्रॉम शो मैसेज फंक्शन। ठीक है, अब ये शो मैसेज फंक्शन अपने को रन कराना है, तो यहाँ इंडेक्स की जगह देखो, कंट्रोलर अपना वेलकम कंट्रोलर ही है, उसमें ये वाला फंक्शन अपने को रन कराना, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रन कराएंगे वेलकम के बाद शो मैसेज वाला फंक्शन। तो ये क्या दिखाएगा, अपने कौन सा फंक्शन रन कराएगा, शो मैसेज वाला फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और सेम अपन ने हमने सीखा था कि फंक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ क्या करते हैं, कोई एक पैरामीटर पास करते हैं, मैसेज, ठीक है ना। और अभी मैसेज को अपन क्या है, डिफॉल्ट में ब्लैंक रखते हैं, या फिर डिफॉल्ट अभी छोड़ दो, वो भी समझ लेंगे, मैसेज, और यहाँ इको करते हैं मैसेज, मैसेज। तो हम क्या करेंगे, इस शो मैसेज में पैरामीटर भी यूआरएल के माध्यम से पास कर सकते हैं। जैसे शो मैसेज में अपने को कोई पैरामीटर पास करना है, तो फिर स्लैश लगाएंगे, अपने को पैरामीटर पास करना है, तो दिस इज मैसेज, मैंने टाइप किया, ये देखो दिस इज मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये क्या है कि परसेंट बीच में वो स्पेस को यूआरएल में नहीं लेता है, तो स्पेस क्या करता है, स्पेस को रिप्लेस कर देता है %20 में। ये भी अपन देखेंगे बाद में कि कैसे क्या करना है। तो एक्चुअली यहाँ क्या है, ज्यादातर नंबर वगैरह अपना
सेंड करते हैं, है ना, मतलब डायरेक्ट स्ट्रिंग ना लिख के अपन क्या करते हैं, मैसेज वगैरह पास करते हैं, है ना, या फिर कंटिन्यू स्ट्रिंग अपन पास करेंगे। स्पेस वाला करोगे तो बीच में %20 ये क्या करता है, ऐड कर लेता है, स्पेस ना दिखा, ठीक है। इसको भी अपन क्या करेंगे, स्पेस भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पैरामीटर पास कर सकते हैं जितने चाहो उतने। जैसे मान लो यहाँ पर अपने को क्या करना है, 2 अंकों को जोड़ना है, तो यहाँ लिखा अपन ने num1 और कॉमा दूसरा पैरामीटर लिखा num2, है ना, और यहाँ इको कराते हैं $num1 प्लस num2, ठीक। और यहाँ क्या करेंगे, सो मैसेज अपना फंक्शन है, उसके बाद पहला पैरामीटर अपन ने 12 पास किया, दूसरा पैरामीटर अपन क्या करते हैं 18 पास करते हैं, और ये इसका टोटल करके अपने को 30 रिजल्ट अपने को देना चाहिए। तो ये देखो, ये टोटल क्या करता है, अपने को रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, जितने यहाँ पैरामीटर बढ़ाना हो बढ़ा दो। तो आप लोगों को जो मैंने अभी बताया है कि कैसे क्या लोड होता है अपना फंक्शन, वो कितने लोगों को समझ में आया, और नहीं आया तो अभी बताइए, तो मैं क्या करता हूँ 2 मिनट में उसको और रिवाइज कर देंगे, या फिर अभी जो जरूरी है उसको क्या कर दूंगा, मैं थोड़ी शॉर्ट कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो अगर किसी को अभी कोई कंफ्यूजन हो जितना मैंने बताया है उसमें कहीं कि यूआरएल कैसे बनती है, कैसे लोड होगी, वो क्या होगा, आप पूछ लीजिए मेरे को, वो आप पूछ सकते हैं। है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो डाउट, एकता आया। और बताइए, दीपचंद, रावेंद्र, ठीक है। देखिए, एक थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूं मैं कि अभी क्या करो आप, ये कॉन्फ़िग फाइल में जो भी लिखा है, इसमें से 2 फाइलों में अपन ने छेड़खानी करने के लिए बोला था कि एक कॉन्फ़िग में आप बेस यूआरएल डाल दीजिए और ऑटो लोड में एक चीज हेल्पर को अपने को लोड कराना, पर इसको भी आप क्या करिए, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ आप ये जानिए कि ये लोड होती हैं, बस हो गया, है ना। लेकिन यूआरएल में अपने को क्या होता है कि सबसे पहले क्या लोड होगा, अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर, फिर index.php फाइल, उसके बाद जो भी आपका कंट्रोलर बना होगा। कंट्रोलर कहां बना रहता है, एप्लीकेशन के अंदर, कंट्रोलर फोल्डर में, यहां पर कंट्रोलर बना रहेगा। तो पहले क्या होगा, कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। कंट्रोलर का नाम देंगे, जैसे वेलकम कंट्रोलर है अपना, तो वेलकम कंट्रोलर का नाम देंगे। फिर क्या करेंगे, उसका फंक्शन का नाम देंगे, जो भी फंक्शन आपको लोड कराना है वो। और फिर आप क्या करोगे, अगर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट होते हैं, मतलब जैसे इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, तो वो दोनों आर्गुमेंट आप पास करोगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, सिर्फ इतनी बात आपको समझ के रखनी है कि अभी के लिए, है ना, कि अपने को क्या लोड कराना है, index.php फोल्डर के नाम के बाद फिर कंट्रोलर का नाम और उसके बाद फंक्शन का नाम, ठीक। और फंक्शन आपके क्या हैं, सारे पब्लिक बनेंगे। ये सिर्फ इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि बाकी जो फोल्डर हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है ना। कोर फोल्डर अपना क्या काम करेगा ये देख लेते हैं। तो कोर फोल्डर क्या करता है, एक्चुअली अपनी ये जो कोर फाइलें हैं, मतलब सिस्टम फाइल है, इनको अगर अपने को एक्सटेंड करके और अपना खुद का सिस्टम बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोर फाइल में लिख सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं, फाइल माई कंट्रोलर माई। अब ये माई और अंडरस्कोर मैंने क्यों लिखा है, ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा, controller.php, ठीक है। और सेम इसी नाम से क्या करेंगे, अपन रीनेम करेंगे, सॉरी, इसी नाम से अपन क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। तो PHP का ब्लॉक ओपन कर लिए, क्लास, ठीक है ना, माई कंट्रोलर एक्सटेंड्स CI_कंट्रोलर, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, आप एक्सटेंड कर लीजिए CI_कंट्रोलर में। और हम क्या करेंगे, बाकी जितने कंट्रोलर बनेंगे, आप बाकी कौन से कंट्रोलर, जो कंट्रोलर फोल्डर में बनेंगे, उसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये कंट्रोलर में बना है, तो इसको अब CI_कंट्रोलर न लोड करा के अपन क्या लोड करा सकते हैं, my_कंट्रोलर, ये भी और वेलकम भी, my_कंट्रोलर। तो इनको दोनों को क्या कर सकते हैं, अपन इससे लोड करा सकते हैं। सेम अपना सब कुछ चलेगा। देखो क्यों चलेगा, क्योंकि ये क्यों यूज करते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि CI_कंट्रोलर में कुछ फंक्शन बने होंगे, है ना, कुछ चीजें होंगी, लेकिन कोई अपने को फंक्शनैलिटी है जो कि अपने को CI_कंट्रोलर में और भी ऐड करनी है, उसको हम क्या करेंगे, my_कंट्रोलर एक कंट्रोलर बनाएंगे। अब ये my_कंट्रोलर ही क्यों बनाएंगे, ये अपना लिखा रहता है कॉन्फ़िग फाइल। देखिए कैसे, यहां पर देखिएगा कि आपका जो भी सब क्लास बनेगी
वो क्या किससे बनेगी, माई अंडर स्कोर। यहाँ अगर आप चेंज कर सकते हो तो यहाँ कर दीजिए, और उसी नाम से क्या कर सकते हो, आप नया कंट्रोलर कोर फोल्डर के अंदर बना सकते हो। ठीक है ना। अब क्या है कि कुछ फंक्शनैलिटी जो CI अंडरस्कोर कंट्रोलर में आपको लगता है कि नहीं है, आपको ऐड करनी है, तो आप माई अंडरस्कोर कंट्रोलर में वो वाले फंक्शन ऐड कर दीजिए। और आप क्या करिए, वेलकम कंट्रोलर में, मतलब जैसे हम क्या करते हैं, एक चीज इसको मैं करके बताऊंगा कि माई अंडरस्कोर कंट्रोलर में कोई जो फंक्शन है आपको एक्सटेंड करना है। मतलब CI अंडरस्कोर कंट्रोलर में पहले से बहुत से फंक्शन होंगे, कुछ फंक्शन होंगे जो नहीं होंगे। जैसे अपन क्या है, इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ते थे, है ना। हम क्या करते थे कि इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड होता था उसके पास ज्यादा फंक्शंस होते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था कि अपने जो पेरेंट है उसके सारे पब्लिक फंक्शन तो यूज करेगा ही, साथ में उसके अपने खुद फंक्शन होंगे, कुछ फंक्शन होंगे, उनको क्या करेगा, वो कॉल करा सकता है। अब क्या होगा, इसको अपन लोड कराएंगे बाकी सारी कंट्रोलर में, माई कंट्रोलर को, तो क्या होगा, CI कंट्रोलर के सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं हम, माई कंट्रोलर के सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं, और इसके जो बनाएंगे उसको तो यूज कर ही पाएंगे। फिर CI कंट्रोलर के फंक्शन कैसे देख सकते हैं, देखो जो भी अपने को जरूरत पड़ेगी वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देख सकते हैं। जैसे एक जो फंक्शन है अपना, ये यही है, दिस डॉट लोड व्यू। अपने को व्यू लोड कराना है तो दिस डॉट लोड व्यू एक ये फंक्शन है CI अंडरस्कोर कंट्रोलर का ही, जो काम क्या कराता है, अपने को व्यू लोड कराता है। तो जो जो अपने को अभी जरूरत पड़ेगी, लिस्ट अपने को ऐसे मतलब देखने को नहीं मिलेगी, और मेरे को पता भी नहीं है कि कौन कौन से फंक्शन एक्चुअली में है ना, और कौन कौन से नहीं है। पर क्या है कि अपने को जो भी जरूरत पड़ेगी वो क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर लोड कराएंगे और इसमें काम करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। और बहुत सारी फंक्शनैलिटी अपने को नहीं मिलेंगे जो CI अंडरस्कोर कंट्रोलर में, उसको क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लोड करा सकते हैं। जैसे कुछ चीजें अपने को लोड करा के रखनी है कि जब भी आपका प्रोजेक्ट रन हो तो ये वाला फाइल ऑटोमेटिक पहले से लोड हो जाए, अपने को बार बार हर कंट्रोलर में ना लिखना पड़े। तो अब क्या करेंगे, हम यहीं पर उसको लोड करा लेंगे। ठीक है ना। जैसे व्यू वाला अपन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको कैसे ये लोड करना है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि एक व्यू वाला फोल्डर अपन देख लेते हैं ना, तो कोर फोल्डर का मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक होता है फंक्शन अपना का व्यू फोल्डर। व्यू फोल्डर क्या करता है, मैंने आपको बताया है कि वो क्या रखेगा, अपना CSS, कौन कौन सी चीजें अपनी रखेगा, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट रखेगा। तो व्यू फोल्डर में अपन क्या करेंगे, अपना HTML का पार्ट रखेंगे। हम क्या करते हैं, व्यू फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, माई व्यू फाइल .php कंपलसरी है, आपको PHP लिखना पड़ेगा, है ना। और इसको रीनेम करें अपन, रीनेम करके एक्चुअली मैं एक नाम कॉपी करता हूं, तो रीनेम करने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, अभी कौन सा फंक्शन लोड करा रहे थे अपन, शो मैसेज वाला, तो वेलकम कंट्रोलर के अंदर अपन शो मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, वो वाला जो व्यू है वो लोड कराएंगे। तो दिस डॉट लोड व्यू, ये जो दिस डॉट लोड व्यू फंक्शन किसका है, CI अंडरस्कोर कंट्रोलर में पहले से लिखा हुआ है। वो क्या करता है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट लेगा, है ना, एक्चुअली कई आर्गुमेंट लेता है, पर एक आर्गुमेंट लेता है जिसमें अपने को व्यू का लोकेशन, कि अपने को कौन सा व्यू लोड कराना है। तो अभी कौन सा अपना व्यू लोड कराना है, माई व्यू फाइल .php। ठीक है ना। तो माई व्यू फाइल यहाँ लिख दीजिए, माई व्यू फाइल .php यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो ले लेता है। तो ये क्या करेगा, शो मैसेज में, अब ये आर्गुमेंट मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो अपन देख लेंगे। शो मैसेज फंक्शन को अब मैं रन कराऊंगा बिना किसी आर्गुमेंट के, तो ये क्या करेगा, अपने को वो वाली फाइल लोड करेगा। कौन सी, व्यू फाइल, माई व्यू फाइल। माई व्यू फाइल में अभी कुछ लिखा नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, HTML का ब्लॉक लिखेंगे, ना कि अपन PHP का। जरूरत हो तो यहाँ बीच में PHP भी लिखेंगे अपन, लेकिन हम सिर्फ HTML का क्या है यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें लिख लेते हैं H1 टैग में माई व्यू फाइल। ठीक है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लें माई व्यू फाइल, हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा माई व्यू फाइल, डॉक्यूमेंट में भी लिख लेता हूँ टाइटल में व्यू
VAI व्यू फाइल, ये अपन ने टाइटल में लिख दिया है सेव। और हम क्या करेंगे यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। देखो टाइटल में भी माई व्यू फाइल आ गया है और यहाँ भी माई व्यू फाइल लिखा है, मतलब कि ये वाली फाइल कहाँ पर लोड हो गई है, इस कंट्रोलर के इस फंक्शन में लोड हो गई। ठीक है ना। अब क्या होता है कि कभी कभी हमको क्या है एक्सटेंड कराना पड़ेगा माई कंट्रोलर की मदद से, कि हमारा क्या है कि कुछ चीजें वो ऑटोमेटिक लोड करे और हम क्या करें कि इसको यूज बस कर लें। तो हम क्या करते हैं, हर बार क्या बनाते हैं, हेडर फुटर हर बार इंक्लूड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, व्यू वाले जो फाइल है अपना फोल्डर, इसमें जाते हैं, एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाते हैं, TEMPLATE टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाए। इस टेम्पलेट फोल्डर में अपन क्या करते हैं, हेडर डाल दिए .php, और इसी के अंदर अपन क्या करते हैं, एक फुटर .php डाल देते हैं। हेडर में लिख देते हैं दिस इज हेडर, तो H1 टैग में लिख देता हूँ दिस इज हेडर। ठीक है ना। और यहाँ दिस इज फुटर, सॉरी फुटर को फुटर में डालेंगे, फुटर वाले पेज में यहाँ मैंने फुटर डाल दिया। और अपना क्या है कंटेनर कहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब मीन्स जो अपनी मेन वाली फाइल है, तो यहाँ लिख लेता हूँ H1 दिस इज मेन फाइल। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कंट्रोलर देखिए CI_अंडरस्कोर कंट्रोलर क्या करता है, एक बार में फाइल को क्या करता है, लोड कराता है। जैसे index.file में ही अपन क्या करते हो, एक बार में लिखते हैं दिस डॉट लोड व्यू, यहां लिखा मैंने हेडर, किसके अंदर है, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर है। देखो व्यू के अंदर, व्यू तक का एड्रेस अपन नहीं देखते हैं, यहां जैसे ही लिखा अपन ने दिस डॉट लोड व्यू, तो वो डायरेक्ट कहां जाएगा, व्यू फोल्डर के अंदर। व्यू फोल्डर के अंदर अपने को टेम्पलेट नाम का फोल्डर, तो यहाँ लिखा मैंने टेम्पलेट TEMPLATE, इसके अंदर हेडर फाइल, और लास्ट में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फुटर लोड करा फुटर। ठीक। और ये वाली जो व्यू फाइल है अपना क्या है, यहाँ पर करते हैं, इसको भी अपन रीनेम करके होम लिख लेते हैं, रीनेम होम, होम वाली फाइल है अपनी। ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं होम। ओके। अब क्या होगा, शो मैसेज फंक्शन अपन रन कराएंगे तो अपने तीनों फाइलें लोड होगी। कौन सा, दिस इज हेडर, दिस इज मेन और दिस इज फुटर। अब क्या होगा कि हमको क्या कराना है कि एक और फाइल बनानी है, होम की जगह क्या है, अबाउट। अब होम की जगह क्या करेंगे अपन, अबाउट वाला फंक्शन बनाना है, इसको होम बना लेते हैं, अबाउट। ठीक है ना। फिर कॉन्टेक्ट अस, ये अपने पेजेस रहते हैं ना, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, पेजेस बना लेंगे। होम तो बना ही है अपना, होम में होम लिख लेते हैं, दिस इज होम पेज। ठीक। फिर क्या है, एक फाइल अपन बनाए और about.about.php, दिस इज H1 दिस इज अबाउट पेज। ठीक। और एक कौन सा पेज था, कॉन्टेक्ट अस वाला, वेलकम में कॉन्टेक्ट अस, ये वाला पेज भी अपन बना लेते हैं। तो यहीं गए पेज में कॉन्टेक्ट अस .php फाइल बना ली। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे H1 कॉन्टेक्ट अस, दिस इज अस पेज। ठीक। अबाउट में दिस इज अबाउट पेज। ओके। वेलकम में गए, हमारा हेडर तो सेम रहेगा, फुटर भी सेम रहेगा, सिर्फ होम में होम वाला पेज खुलेगा, ये वाला अबाउट, और यहाँ पर खुलेगा अपना कॉन्टेक्ट अस वाला पेज। कहाँ पर लिखा है, व्यू के अंदर ही डायरेक्ट लिखा है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं। ठीक है। अब देखते हैं अपना राउट में, मतलब URL में एक्सेस करके कि सारे पेज अपने खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। ठीक। सो मैसेज फंक्शन है ही नहीं अपने पास, अब उसको लिख दिया है मैंने होम। होम में देखो दिस इज होम पेज खुल रहा है, हेडर आ रहा है और फुटर आ रहा है। ठीक। फिर अबाउट में देखो हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, और कौन सा पेज आ रहा है, अबाउट पेज आ रहा है। ठीक है ना। फिर अगला कौन सा है अपना, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह से दिया हुआ है। देखो दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज आ रहा है। ठीक। हेडर और फुटर आ रहा है। अब देखो सेम चीज अपने को बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, कौन सी, दिस डॉट लोड व्यू, दिस डॉट लोड व्यू, हेडर भी फुटर भी। ठीक ना, ये सारी चीजें अपने को लोड करनी पड़ रही। तो हम क्या कर सकते हैं कि माई कंट्रोलर जो अपन ने बनाया था, वहां पर एक फंक्शन बना देते हैं लोड कराने का। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माई फंक्शन में एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन लोड व्यू। ठीक। लोड व्यू नाम का एक फंक्शन बनाया अपन ने, इसमें क्या करते हैं अपन, ये तीनों चीजें अपन लिख देते हैं, लिख दिया। और यहाँ पैरामीटर में क्या कर देते हैं अपन,
व्यू का नाम जो भी अपने को लोड कराना होगा। और यहाँ हेडर तो अपना होगा हर बार, फुटर होगा अपना हर बार, सिर्फ ये वाला जो व्यू है इसको हम क्या कराते हैं, यहाँ पर लोड करा देते। ठीक, अब ये वाला जो फंक्शन है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, दिस लोड व्यू, और यहाँ कौन सा पेज अपने को लोड कराना है, होम। ठीक, ठीक, ये सारा चीज लिखेंगे। और इसमें कौन सा लोड कराना है, तो दिस लोड व्यू अबाउट, हटा दो इसको भी। ठीक, फिर दिस डॉट लोड व्यू, हटा दो इसको भी। एक लाइन लिखना पड़ा, और बाकी सारी लाइन अपन ने क्या लिख दिया है यहाँ पर, माई कंट्रोलर में। और जो भी अपने कंट्रोलर नए बनेंगे वो किसको एक्सटेंड करेंगे, माई कंट्रोलर को, ना कि CI अंडरस्कोर कंट्रोलर को, क्योंकि इसके सारे फंक्शन, CI के फंक्शन तो ये वाला यूज कर ही सकता है, ये भी यूज कर सकता है, और ये किसका भी यूज कर सकता है, माई कंट्रोलर के। तो सेम अपना URL में देखिए, कॉन्टेक्ट अस में, यहाँ देखिए CI अंडरस्कोर लोडर, लोड व्यू वाला फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि अपन ने पेरेंट की चीजें अभी क्या है, लोड नहीं कराई। देखो ये कॉन्टेक्ट अस लोड व्यू, अच्छा इसके कारण आ रहा था। देखो कॉन्टेक्ट अस पेज में अपना, देखो कॉन्टेक्ट अस पेज खुल गया, होम पेज देखो, होम पेज खुल रहा है, अबाउट अस, अबाउट पेज खुल रहा है। तो अब क्या होगा, अपने को बार बार क्या है, कोड को रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। ये वाली फाइल अपन ने एक बार एक फंक्शन में बना दी है, किसमें, माई कंट्रोलर में। अब क्या करेंगे, अगर हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं जिसमें अपना हेडर और फुटर पहले से लोड है। सिर्फ अपने को जो मेन फंक्शन अपनों को लोड कराना है वो क्या करा सकते हैं, अपन लोड करा सकते हैं। तो बार बार देने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं देने पड़ा, है ना। तो सिर्फ अपन क्या करेंगे, एक लाइन में काम करा सकते हैं। ये होता है अपना, जब हम किसी कोर फाइल को एक्सटेंड कराते हैं, सिस्टम में बना हुआ होगा कि वो एक ही फाइल को लोड कराएगा, लेकिन हमने क्या है यहाँ पर बना दिया कि ये 3 फाइलों को लोड कराएगा, लेकिन 2 फाइलें स्टैटिक रहेंगी, है ना, हमेशा सेम रहेंगी, और अपना क्या होगा, व्यू बस चेंज होगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ये समझ में आया क्या आपको, माई कंट्रोलर का रूल, मतलब यूज, कि अपन कोर फाइल को, अगर कोर में अपना खुद का एक कंट्रोलर बनाते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं अपन, जितने चाहो उतने बना सकते हो आप, और उसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो CI अंडरस्कोर कंट्रोलर को। और जो अपने बाकी कंट्रोलर बनेंगे कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, वो क्या होगा, अपन उसको एक्सटेंड कर लेंगे जो कोर में अपन ने बनाया है। मतलब अपना खुद का यूजर डिफाइन एक CI अंडरस्कोर कंट्रोलर जैसा बना सकते हैं, है ना। तो ये अपन ने बना लिया है, और अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लोड कर सकते हैं। फिर देखिए, कोर का अपने को अगर समझ में आया हो, हेल्पर क्या करते हैं, देखो बहुत सारे हेल्पर क्या होता है, बना के CI अपने को कोऑर्डिनेटर पहले से देता है, लेकिन अपने को अगर खुद के हेल्पर बनाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर उसको बना के रख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, एक हेल्पर कौन सा है, URL हेल्पर क्या करता है, अपने को एक फंक्शन देता है। हेल्पर क्या करेगा, हेल्पर हो गई, लाइब्रेरी हो गई, ये सारी क्या है, क्लासेस में ही बनी होंगी, और वो क्या करेंगे, जब हम उनको लोड कराएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उनके फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको लोड नहीं कराएंगे तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक जो फंक्शन है अपना बेस URL वाला फंक्शन, जैसे व्यू में गया मैंने, होम पेज में यहां पर लिखता हूं, PHP का एक्सप्रेशन टैग अपन ने यूज किया, यहां पर लिखता हूं मैं बेस URL। बेस URL फंक्शन क्या करता है, कॉन्फ़िग में जो हमने बेस URL दिया हुआ, कौन सा, ये बेस URL जो अपन ने दिया है कॉन्फ़िग में, ये क्या करता है, यहाँ पर प्रिंट करता है। ये अपने को यूज आएगा जब भी हम कोई जावा स्क्रिप्ट की फाइल लोड कराएंगे, या फिर अपनी क्या है कि कोई इमेज फाइल जो अपने अपलोड फोल्डर में है उसको लोड कराएंगे, तो अब हमको बेस URL की जरूरत पड़ेगी। तो अभी क्या है, होम पेज में अपन रन कराते हैं तो ये क्या कर देता है, एरर देगा कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन बेस URL। अब ये जो बेस URL फंक्शन है, ये URL हेल्पर का एक फंक्शन है। URL हेल्पर क्या है, कोऑर्डिनेटर पहले से बना के अपने को देता है, ठीक है ना, इसके सिस्टम फाइल में होगी पहले से एंट्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको लोड कराना पड़ेगा। तो 2 तरीके से आप लोड करा सकते हो, या तो आप यहीं पर लोड करा दो माई कंट्रोलर में, या फिर जहां पर आपको यूज करना है, कहां पर यूज कर रहे हैं अपन, होम पेज में, यहां। तो यहां क्या लिखेंगे, दिस डॉट लोड हेल्पर, और हेल्पर का नाम, हेल्पर का नाम यहाँ क्या होगा, URL होगा। जैसे ही आप इस URL हेल्पर को लोड कराओगे, फिर आप क्या कर सकते हो, इस पे जो फंक्शन है इसका, इसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो ये क्या है, अपने को URL दे रहा है कौन सा,
जो अपन ने प्रोजेक्ट का यूआरएल कहां पर दिया था, कॉन्फ़िग फाइल में दिया, ठीक है ना। तो ये अपने को यहाँ पर होम पेज में भी दे रहा है, क्योंकि होम पेज को अपन ने होम फंक्शन में लोड कराया। तो हम यूआरएल के फंक्शन जो जितने भी बने हैं उनको तभी यूज कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, इस यूआरएल हेल्पर को लोड कराएंगे। अगर हमको अबाउट पेज में भी इसको यूज करना है तो इसको भी हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, अबाउट फंक्शन में भी। जैसे अबाउट पेज में हम चलते हैं, अबाउट पेज में गए, यहां भी अपन लिखते हैं PHP का एक्सप्रेशन टैग बेस यूआरएल और यहाँ पर लिख दे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अब अबाउट पेज खोले, फिर अपने को एरर आई तो अपने को क्या कराना पड़ेगा, इस हेल्पर को यहाँ भी लोड कराना पड़ेगा। हर फंक्शन इंडिविजुअली वर्क कर रहा है तो इसको यहाँ भी लोड कराना पड़ रहा है, ठीक। तो जैसे ही लोड कराएंगे अपन, फिर उस फंक्शन को यूज कर पाएंगे और कोई भी एरर अपने को नहीं देगा, ठीक। तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ लोड करा दो, या फिर अपन ने क्या करा रखा है, इस फंक्शन को, इस वेलकम कंट्रोलर को एक्सटेंड करा रखा है, कहां से, माई कंट्रोलर, तो यहाँ पर लोड करा। तो अब क्या करोगे, होम पेज में अपन ने पहले से रखा है तो यहाँ पर भी अपने को ये मिल जाएगा। अगर यहाँ क्या है, अपन इसको कमेंट कर देते हैं, मतलब लोड नहीं कराते हैं, तो ये अपने को फिर से क्या है, एरर दे। तो दो तरीके हुए कि अपन जो बेस अपनी क्लास है वहां पर लोड करा दो, या फिर अपन क्या करो, एक ऑटो लोड डॉट पीएचपी फाइल होती है जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पर लोड करा दो। ऑटो लोड हेल्पर लोड कराना है तो अपन क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर लिख दो यूआरएल, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपने को ना तो किसी भी कंट्रोलर में लिखने की जरूरत है, ना माई कंट्रोलर में लिखने की जरूरत है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। अब होम पेज में गए, होम पेज में से क्या करते हैं, अपन कुछ जो है डेटाबेस अपना एक्सेस करते हैं, ठीक। डेटाबेस एक्सेस करेंगे या इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो अपन हेल्पर हो गया, हुक्स हो गया, यहाँ बना सकते हैं अपन। कोई भी लैंग्वेज अपने को फाइलें यहाँ रखनी है, अभी इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आता है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज फाइल यहाँ रखनी है तो लैंग्वेज फाइल रख सकते हैं। कोई लाइब्रेरी बनानी है अपने को कस्टम, जो कि कोऑर्डिनेटर में अवेलेबल नहीं है, वो लाइब्रेरी में रख सकते हैं। लॉग्स फाइल अपन रख सकते हैं कि कोई भी एरर हो गया या फिर कुछ भी लॉग बना के रखना है, हर ट्रांजेक्शन का एक लॉग बना के रखते हैं बहुत सी बड़ी बड़ी वेबसाइटें, है ना, तो उसको यहाँ अपन रख सकते हैं। फिर अगली है, यहाँ मॉडल को छोड़ देते हैं, अभी थर्ड पार्टी में कोई थर्ड पार्टी अपने को लाइब्रेरी यहाँ पर लोड करानी है तो वो लोड करा सकते हैं। व्यू का तो मैंने बता ही दिया है, और अपन आ जाते हैं मॉडल वाले। तो मॉडल में क्या होता है, अपने पास सारे टेबल या डेटाबेस का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। यहाँ भी किस फॉर्म में रहता है, क्लास के फॉर्म में रहता है। सारी चीजें क्या है, अपनी क्लास होंगी। जैसे एक क्या करता हूं मैं, डेटाबेस से रिलेटेड अब अपने को करना है तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन बना लेते हैं। तो कॉन्फ़िग में गए, कॉन्फ़िग में डेटाबेस डॉट पीएचपी फाइल में अपने को सारे ये डिटेल प्रोवाइड कराना है। तो यूजर नेम मेरे डेटाबेस का रूट है, पासवर्ड भी मेरे का रूट है, आपके सिस्टम का जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग रख लीजिए। हम क्या करते हैं, ये जो शॉपिंग वाली वेबसाइट था अपना सोम्प डीबी, इसी को क्या करते हैं, अपन एक्सेस करते हैं। इन्हीं की फाइलों को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सोम्प डीबी, ठीक है ना, लिखा अपन ने। अब क्या हुआ, हमारा डेटाबेस से कनेक्शन क्या है, इस्टेब्लिश हो गया। कैसे पता चलेगा कि अपना डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम मॉडल बना सकते हैं। मॉडल बना सकते हैं, कैसे मॉडल बनाना है अपने को, सेम जिस नाम से फाइल होगी उसी नाम की क्लास बनेगी, और वो एक्सटेंड करेगी CI_मॉडल वाली क्लास। जैसे अपन क्या करेंगे, कार्ट में जैसे यूजर वाली अपने को क्या है, टेबल को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक यूजर नाम का मॉडल। अब देखो इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल है, आप चाहो तो उसको मतलब इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल होते हैं कि अपने को मॉडल जो है वो हमेशा टेबल के नाम के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी यूजर वाला क्या है, टेबल को अपने को एक्सेस करना है, तो हम बनाएंगे मॉडल में न्यू फाइल यूजर users.php, ठीक है ना। टेबल से रिलेट करनी चाहिए कि अपना जो मॉडल बन रहा है वो किस टेबल का मॉडल है, किस टेबल से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, वो अपने को क्या है, पता होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, उसी टेबल का अपना नाम बनाएंगे। और मैंने बताया था कि हमेशा मॉडल और कंट्रोलर में जो भी फाइलें बनाएंगे, या बेस कंट्रोलर में भी, बेस फोल्डर में भी कोई फाइल बनाएंगे, वो क्या रखेंगे, अपन कैपिटल लेटर में पहला लिखेंगे, है ना, पहला लेटर कैपिटल रहेगा। तो यूजर नाम से एक क्लास भी बनाएंगे। तो पीएचपी का ब्लॉक अपन ओपन करें,
हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे यूजर्स, जिस नाम का अपना क्या है यहाँ फाइल बनी है उसी नाम से क्लास बनाएंगे। ये एक्सटेंड करेगा किसको, CI_model को, है ना। किसको एक्सटेंड करेगा, CI_model। जितने भी कंट्रोलर हैं वो एक्सटेंड करेंगे CI_कंट्रोलर को, या फिर अगर आपने कोर में बनाया है माई कंट्रोलर उसको, है ना। सेम ऐसे ही मॉडल जो क्लास होगी वो किसको एक्सटेंड करेगी, CI_model को। अगर कोर में आप उसको एक्सटेंड करके रखना चाहते हो तो यहाँ भी my_model करके आप बना लो क्लास, या my_ कुछ और करके बना लो और उसको यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो। वो मैं नहीं करा रहा हूं अभी। हम क्या करेंगे, ज्यादातर जरूरत अपने को नहीं पड़ती है मॉडल क्लास को एक्सटेंड कराने की, तो हम क्या करेंगे, CI_model से एक्सटेंड कराएंगे जो भी अपनी मॉडल के अंदर फाइलें बनेंगी। ठीक है, 10 मिनट की और क्लास बची है तो इसको अपन क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक इंडेक्स फंक्शन इसका चाहो तो आप बना लो, या फिर एक फंक्शन बनाते हैं सेलेक्ट ऑल यूजर। ठीक है, सेलेक्ट ऑल यूजर क्या है, अपन एक फंक्शन बनाएंगे और ये क्या करेगा, यूजर, चूंकि यूजर वाली क्लास अपनी क्या है, टेबल भी अपनी यूजर नाम से है टेबल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न, या फिर रिटर्न नहीं भी लिखना है तो लिखेंगे दिस डॉट डीबी। डीबी क्या होता है, डेटाबेस की एक क्लास है, तो अपने को क्या है, एक इंस्टेंस प्रोवाइड कराता है कोऑर्डिनेटर। तो पूरा डेटाबेस ना लिख के अपन क्या लिखते हैं, दिस डॉट डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस, यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट। ठीक, सेलेक्ट फंक्शन, क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, या फिर आप क्वेरी भी लिख सकते हो, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं SQL क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, है ना। ये लिखा मैंने, और इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ लिखेंगे दिस डॉट डीबी क्वेरी, और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्वेरी लिखेंगे SQL, इस तरह से लिखेंगे। फिर ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट देगा, रिजल्ट, और इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न रिजल्ट रोज, RESULT, इसको रिटर्न करा देते हैं। अब इस फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, किसमें, कंट्रोलर में। होम वाले फंक्शन में जाते हैं। अब क्या है कि अपने को यूजर वाला मॉडल यूज करना है, तो पहले क्या कराना पड़ेगा, अपने को यूजर मॉडल को लोड कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको लोड कराएंगे, तो दिस डॉट लोड मॉडल, और मॉडल का नाम क्या है, अपना यूजर है। स्मॉल लेटर में भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इसको क्या कर सकते हैं अपन, यूजर, और इसको एलियास भी कर सकते हो, कॉमा लगा के अपन क्या है, स्मॉल लेटर में यूजर्स लिख लेते। एलियास भी कर सकते हो कि अपने को ये यूजर ने यूज करके स्मॉल लेटर में अपने को यूज करना। ठीक, अब अपने को यूजर वाला जो मॉडल है उसके फंक्शन यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ दिस डॉट, ये जो यूजर है इसको यूजर्स, और इसके अंदर कौन सा फंक्शन बना है अपना, सेलेक्ट ऑल यूजर। होम में गए, सेलेक्ट ऑल यूजर फंक्शन चलाए, ये अपने को क्या करेगा, यूजर की लिस्ट देगा, क्योंकि अपन ने क्वेरी वही चलाई, यूजर लिस्ट इक्वल टू, इसको वेयर डंप कराते हैं, डॉलर यूजर लिस्ट। देखिए चलता है कि नहीं होम वाला फंक्शन, ये देख, हाँ अब देखिए क्या है, ये अपने को नोटिस देता है और ये बोलता है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी वेलकम डीबी। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमने यहाँ पर डीबी यूज तो किया है, लेकिन इसको अभी लोड नहीं कराया है। कि डीबी को अपन डेटाबेस, मैंने बताया था ना कि जब हम इनका यूज करेंगे तो इनको अपने को लोड कराने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ अपने को ऑटो लोड और कॉन्फ़िग फाइल लोड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमको क्या है, अगर लोड इसको डेटाबेस का यूज करना है तो ऑटो लोड फाइल में अपने को एक लाइब्रेरी मिलेगी, देखो लाइब्रेरीज में, तो यहाँ अपने को क्या है, डेटाबेस को लोड कराना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज कर पाएंगे। तो ऑटो लोड, जैसे हेल्पर में गए थे अपन URL लोड कराए थे, ऐसे ही अपने को एक लाइब्रेरी मिलेगी, तो अपने को डेटाबेस यूज करना है तो डेटाबेस को यहाँ लोड करा दीजिए। या फिर आपको जहां पर यूज करना है वहां भी लिख सकते हो, यहां भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, जैसे कौन सा, वेलकम वाले पेज में, और यहां पर भी आप लिख सकते हो दिस डॉट लोड लाइब्रेरी, और यहाँ डेटाबेस DAS। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो लोड से हटा सकते हैं, यहाँ ऑटो लोड से हटा दो,
और हम क्या कर सकते हैं, वेलकम फाइल में ही उसको लोड करा लिए। अब देखो ये सारी चीजें अपनी को देगा। देखो यहाँ क्या है, अनेबल टू लोड द रिक्वेस्टेड क्लास डेटाबेस, लोड दिस डॉट लोड लाइब्रेरी डेटाबेस, अनेबल टू लोड क्यों बता रहा, जबकि इसको लोड करना है। देखता हूँ यहाँ लोड करा डेटाबेस, यहाँ पर ये पता नहीं क्यों लोड कराने नहीं देता, बाकी ये चलता है। यहाँ सर्च कर लेता हूँ मैं, लोड डेटाबेस लाइब्रेरी इन कंट्रोलर कोऑर्डिनेटर, करने तो देता था। हाँ, दिस डॉट लोड डेटाबेस ऐसा लिखना पड़ता है। अच्छा हाँ, दिस डॉट लोड डेटाबेस ये लिखना पड़ता है अपने को, लाइब्रेरी नहीं लिखना पड़ता है, दिस डॉट लोड डेटाबेस लोड करना पड़ता है डायरेक्ट। तो ये क्या करेगा, अपने को सेम रिकॉर्ड देगा। अब इसको क्या है, ऑटो लोड से अपन यहाँ डेटाबेस हटा सकते हो, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता कि हर बार अपने को अगर डेटाबेस की क्वेरी चलाना है तो अपने को डेटाबेस लोड कराना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ऑटो लोड में एक बार लिख देंगे डेटाबेस, और बाकी जगह अपन क्या करेंगे, सिर्फ उसको यूज करेंगे। तो देखो अपने को पूरा क्या है, ये जितने भी यूजर अपने डेटाबेस में रजिस्टर है उन सब का क्या है, अपने को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जैसे देखो इसको इको प्री कर लेता हूं मैं, इको प्री टैग का यूज करें अपन, तो ये देखो अपने को यूजर आईडी, यूजर टाइप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पहले यूजर का ये दिया, दूसरे यूजर का ये है, 3 यूजर थे अपने पास, तीनों यूजर का ये क्या कर रहा है, अपने को डेटा दे रहा है। ठीक है, तो देखिए अपन ने किया क्या है, यूजर वाली फाइल में अपन ने क्वेरी लिखी है, और हमने क्या किया है, डेटाबेस में क्वेरी को रन कराने के लिए एक फंक्शन होता है दिस डॉट, जैसे अपन उसमें लिख रहे थे ना कि MySQL i_query है ना, तो यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा दिस डॉट db क्वेरी। और ये सारी चीजें ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेटर हमको प्रोवाइड कराता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे दिस डॉट db गेट किससे, यूजर्स वाली टेबल से, और यहाँ SULT एक लाइन लिखेंगे, और अपना क्या है, सेम क्वेरी रन होगी। देखो कितनी सारी चीजें अपन ने क्या है रन करी थी। कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+Z। तो जब आप फ्रेमवर्क का यूज करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें अपने को लिखनी नहीं पड़ेंगी। 3 लाइन लिखने की जगह क्या है, सिर्फ आप एक लाइन लिखोगे, ये तीनों लाइन की जगह आप एक लाइन लिखोगे, तो भी ये क्या करेगा, अपने को सेम क्वेरी प्रोड्यूस करके देगा। देखो, और आप चाहो, मैं ये वाला चैप्टर आपको फिर से कल पढ़ाऊंगा, मतलब क्वेरी वाला, तो आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हो। जैसे यहाँ इको दिस डॉट db, आपने लास्ट में कौन सी क्वेरी चलाई वो भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। तो ये अपने को क्या है, सेलेक्ट स्टार, और यहाँ डाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यही क्वेरी अपन ने चलाई थी, तो ये अपने को दे रहा है। ठीक है, क्लास वैसे एंड होने वाली है ना, तो ये क्या है, अपने को क्वेरी भी लिख के देता है। ये वाली क्लास में डेटाबेस से रिलेटेड कल भी अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, जिससे अपना ये अच्छे से रिकॉल हो जाए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या अभी तक, हालांकि होनी चाहिए।